नमस्कार दोस्तों, वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है और आप सब लोगों की परफॉर्मेंस उसमें बहुत अच्छी आ रही है। इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। हमने अब तक राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास पढ़ लिया है। उसके अलावा हमने चौहानों से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम मेवाड़ की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली सीरीज में भी हमने मेवाड़ वंश से लेकर जो भी एमसीक्यू बनते हैं वो सभी सॉल्व किए थे। आज नेक्स्ट में भी हम मेवाड़ के ही जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से बेटा धैर्य बना के रखें, पेशेंस जरूरी है। किसी चीज को पाना हो तो आप पेशेंस के साथ हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। हम आपको इसी तरह से सारे एमसीक्यू सॉल्व करा देंगे और बहुत ही कम समय में आपका पूरी राजस्थान के इतिहास का रिवीजन हो जाएगा। और इस समय में रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर मुझे कोई 4 घंटे दे किसी पेड़ को काटने के लिए तो मैं अपने 3 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को नुकीली करने में लगाऊंगा। मतलब मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में 1/3 हिस्सा लगा दूंगा, बाकी के हिस्से में मैं उस पेड़ को काटूंगा। तो आपका अगर रिवीजन बेहतर होगा तो आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा, आपका सिलेक्शन भी होगा, आपके घर में खुशियां आएंगी, आपके घर की गरीबी दूर होगी, आपके सपने दूर होंगे। आपका सपना है कि मैं किसी देश में घूमने जाऊं, आप कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले, अपने राज्य से बाहर नहीं निकले। वो कैसे होगा बेटा? शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। और हमें अगर अपने सपनों को उड़ान देनी है तो हमें आज तपना होगा। और आप जितना तपेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर निखार आएगा। कोई भी जौहरी हीरे को तब तक तपाता है जब तक वो कठोर ना हो जाए, क्योंकि वो उतना ज्यादा मूल्यवान हो जाता है बेटा। और मूल्यवान बनने के लिए हमें अपने आप को तपाना पड़ता है, जोरदार मेहनत करनी पड़ती है। इसी मेहनत के साथ, लगन के साथ आप आगे बढ़ते रहिए और वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि इस एमसीक्यू का लाभ आपके दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, सब जगह पहुंच सके। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है बेटा कि इस देश का, इस राज्य का कहीं का भी एक एक बच्चा जो शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, आजकल बाजार में जो महंगी शिक्षा चल रही है, उसके लिए हमने फ्री में YouTube पे एमसीक्यू के माध्यम से राजस्थान हिस्ट्री को सॉल्व करवाया बेटा। YouTube के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है बेटा। आपको राजस्थान हिस्ट्री एमसीक्यू के माध्यम से पूरी सॉल्व करवाई जाएगी। इसी तरह से इंडियन पॉलिटी और जैसे मैथ्स, साइंस, सारे सब्जेक्ट आपके सामने हम एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व कराएंगे बेटा। बस आप तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आपका केवल इतना कर्तव्य बनता है कि आप लगातार वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें बेटा। जिस तरह से पुजारी का धर्म होता है मंदिर में पूजा करना, उसी तरह से स्टूडेंट का धर्म होता है शिक्षा को ग्रहण करना। जो टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना और बार बार रिवीजन करना, वही आपको सफलता दिलाएगा। समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो देखो, मैं उस खिलाड़ी से नहीं डरूंगा जिसने 50 कलाएं सीख ली हैं, बल्कि उस खिलाड़ी से डरूंगा जो एक ही कला की 50 बार प्रैक्टिस करता है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है ये। अगर आप 50 किताबों को एक एक बार पढ़ेंगे तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा, बजाय उसके कि अगर आप एक किताब को 50 बार पढ़ेंगे। तो मेरी जो एमसीक्यू की सीरीज है इसको आप बार बार देखें, इससे आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ना, ये आपको आज पता नहीं चलेगा। जिस दिन आप एग्जाम देकर आएंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ, सर ने बोला था, उसकी वजह से मैंने एमसीक्यू किए और आज मुझे लाभ मिला है या मेरा सिलेक्शन हुआ है बेटा। आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल की तरफ। देखो आज का पहला सवाल है, विजय स्तंभ को किसके प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना गया? कल हमने पढ़ा था कि सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को परास्त करने के बाद कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और आज उसको कई संस्थानों ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है बेटा। तो वो कौन कौन से हैं? क्या राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अभिनव भारत, उपरोक्त सभी?
अभिनव भारत एक संगठन था, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में 1904 के लगभग इसकी स्थापना हुई थी। और किसका था ये? अभिनव भारत वीर सावरकर का संगठन था। ठीक है बेटा, तो इसने भी अपना विजय स्तंभ को प्रतीक चिन्ह बनाया था। और राजस्थान पुलिस ने भी अपना प्रतीक चिन्ह किसे स्वीकार किया है? विजय स्तंभ को। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों पर तो आपने विजय स्तंभ का चित्र देखा ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा बेटा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कविराज श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? कवि राजा श्यामल दास है, उन्होंने क्या कहा है कि चित्तौड़ के, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? कुंभा ने करवाया है। मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया है बेटा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अगला सवाल, कुंभलगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? चित्तौड़ में, उदयपुर में, राजसमंद में या भीलवाड़ा में? हम लोग पढ़ लेते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया, पर हमको ये नहीं पता होता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग वास्तव में कहां है, तो वो जानना ज्यादा जरूरी है। तो बेटा कहां पर है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? वर्तमान राजसमंद में स्थित है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता था। कुंभलगढ़ को मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता था। कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता था। कुंभलगढ़ का सबसे निचला स्थान कटारगढ़ था। बेटा आरएएस के सवाल में आरएएस के जो एग्जाम होता है उसमें अधिकतर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मैंने खुद से ये सवाल बनाए हैं बेटा आपके लिए। इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो सारे कथन मैंने डाल डाल के आपके सामने ये सवाल बनाए हैं। तो देखो, पहला सवाल, कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता था, बिल्कुल सही है बेटा ये सवाल। कुंभलगढ़ को मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता था, बिल्कुल सही है ये भी। और कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता था। आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कि कुंभलगढ़ का सबसे निचला स्थान कटारगढ़ था, नहीं बेटा। कुंभलगढ़ में जो सबसे ऊंचा स्थान था वो था कटारगढ़, जहां स्वयं राणा कुंभा रहते थे और वहां से पूरे कुंभलगढ़ के प्रशासनिक व्यवस्था को और वहां की सारे व्यवस्थाओं को मॉनिटर करते थे, वहां देख करके उनका संचालन करते थे। ठीक है बेटा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था बेटा? अत्रि, महेश, मंडन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं बेटा कि कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार मंडन था। कौन था बेटा? मंडन था। वेरी गुड बेटा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपकी परफॉर्मेंस ही मुझे एनर्जेटिक बनाती है, ऊर्जावान बनाती है। आप जब हर सवाल का आंसर करते हैं तो मेरे अंदर भी खुशी होती है कि मेरे बच्चे कम से कम मुझे सुन रहे हैं और मेरा आंसर कर रहे हैं। ठीक है, शाबाश बेटा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है? मंडन, महेश, अत्रि, इनमें से कोई नहीं? कौन है बेटा? देखो, कुंभलगढ़ किले के वास्तुकार कौन है? मंडन है। पर प्रशस्ति कुंभलगढ़ में कुंभा ने अपनी प्रशंसा में एक प्रशस्ति लगवाई। हर राजा, अधिकांश राजा अपनी एक प्रशस्ति लिखवाते थे, अभिलेख लगवाते थे। उसी तरह कुंभा ने भी कुंभलगढ़ के किले में एक प्रशस्ति लिखवाई, जिसके लेखक कौन थे बेटा? ये कौन थे? महेश थे। कौन थे? महेश थे बेटा। ठीक है, इसको याद कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को बताया गया है क्या? धर्म और पवित्रता का अवतार, कर्ण के समान दानवीर, भोज के समान दानवीर या उपरोक्त सभी? तो बेटा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को तीनों चीज बताया गया है। धर्म और पवित्रता का अवतार भी बताया गया है, कर्ण के समान दानवीर भी बताया गया है, भोज के समान दानवीर भी बताया गया है। वेरी गुड बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग का निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया? कौन से दुर्ग का नहीं करवाया बेटा? अचलगढ़, मचान दुर्ग, भोमट दुर्ग या बैराठ दुर्ग? तो बेटा मेर जाति थी कहां पे? वो अगले सवाल में आ रहा है, कहां पे थी? तो मेर जाति
के विद्रोह को दबाने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। भूमट दुर्ग भीलों के विद्रोह को दबाने के लिए करवाया गया था। और बैराठ दुर्ग का भी निर्माण इसी तरह करवाया गया था। किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा। अचलगढ़ का जो दुर्ग है इसका निर्माण पहले परमार शासकों द्वारा करवा दिया गया था, परंतु इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। तो इस सवाल का आंसर है कि अचलगढ़ किले का निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शाबाश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। असुमेलित कथन बताओ। बसंतगढ़ दुर्ग कहां है? सिरोही में है क्या? मचान दुर्ग कहां है? भोमट दुर्ग कहां है? बैराट दुर्ग कहां है? देखो सबके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो बेटा, बसंतगढ़ या बासंती दुर्ग जिसको कहते हैं वो कहां पर है? सिरोही में है। और मचान दुर्ग बेटा बांसवाड़ा में नहीं है, ये भी कहां पर है? सिरोही में है। और भूमट दुर्ग उदयपुर में है। और बैराठ दुर्ग कहां है? भीलवाड़ा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक नाटक कुंभा द्वारा नहीं लिखा गया था? कुंभा एक बहुत ही बड़े विद्वान शासक थे। राजस्थान के इतिहास में उनको विद्वता के लिए जाना जाता है। तो उन्होंने मुरारी संगति, रस नंदिनी, अतुल्य चातुरी, ये 3 नाटक लिखे थे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक आपको पता है किसका था? कालिदास का था। महाकवि कालिदास ने लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। सबसे पहले देखो, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऐसे ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। डरे ना, घबराए ना, बस साथ चलते रहे, धैर्य बना के। अगर आपके 10 में से 10 सवाल भी गलत हो रहे ना, तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने आज 10 नए सवाल सीख लिए। और ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर एक बच्चा पर डे का 10 सवाल सीख ले तो महीने का कितने सवाल सीख लेता है बेटा? 300 सवाल महीने में वो सीख जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो चलो, पहला सवाल जो इसका 11वें सवाल का पहला ऑप्शन है, एकलिंग महात्म्य नामक पुस्तक कान्ह व्यास ने लिखी थी। तीर्थमाला पुस्तक मेहाजी ने लिखी थी। वास्तु मंजरी नामक पुस्तक नाथा ने लिखी थी। और रूप मंडन नामक पुस्तक कुंभा ने लिखी थी। तो बेटा आप जैसा कि देख सकते हैं, रूप मंडन, मंडन जिसके पीछे लगा है वो किसने लिखी थी? स्वयं मंडन ने लिखी थी, जो कि कुंभा के दरबार में एक वास्तुकार थे। बाकी के तीनों कथन इसमें सही है। इनको आप याद कर लो। कुंभा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो आपके सामने आ गए हैं। एकलिंग महात्म्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कुंभा के दरबारी विद्वान थे कान्ह व्यास। उन्होंने क्या लिखा था? एकलिंग महात्म्य। और तीर्थमाला नामक पुस्तक मेहाजी ने लिखी थी। कहते हैं कि मेहाजी पूरे तीर्थों को घूम करके आए थे, तो इसलिए कुंभा ने कहा कि चलो अपने तीर्थों का विवरण एक किताब में लिख दो। इसलिए मेहाजी ने एक तीर्थमाला नाम की पुस्तक लिखी। और वास्तु मंजरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? नाथा ने लिखी थी बेटा। और रूप मंडन स्वयं किसने लिखी? मंडन ने लिखी। कोदंड मंडन स्वयं मंडन ने लिखी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर हो गया डी। अगला सवाल क्या कहता है? कुंभा के दरबारी विद्वानों में कौन शामिल नहीं था? सोमदेव सूरी, जयशेखर, भुवन कीर्ति या चंद्रशेखर? तो बेटा आप इसका आंसर करें। देखो कौन कौन सही आंसर कर पाता है। सोमदेव सूरी, जयशेखर और भुवन कीर्ति तीनों कुंभा के दरबारी विद्वान थे। और चंद्रशेखर इनके दरबारी विद्वान नहीं थे। ये किसके थे वो आगे हम सवालों में पढ़ेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। निम्न में से कौन सी उपाधियां कुंभा की हैं? हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य या चाप गुरु, राणा रासव और परम भागवत या उपरोक्त सभी? आंसर बताएं बेटा, सभी के सभी आंसर बताएं। कोई बात नहीं, गलत आंसर दो पर आंसर जरूर दो। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दो बेटा। इसका आंसर हो जाएगा डी। हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, चाप गुरु, राणा रासो या परम भागवत, ये सभी किसकी उपाधि थी? कुंभा की उपाधि थी। एक कॉपी में नोट कर ले और इनको याद कर ले बेटा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, कुंभा की हत्या किसने की? भाला ने की, रामफल ने की, उदा ने की या शमशेर ने की? तो बेटा कुंभा की हत्या इनके बेटे द्वारा ही कर दी गई, जिनका नाम क्या था? उदा था बेटा। उदा ने इसकी हत्या कर दी कुंभलगढ़ के किले में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। जावर व दाड़िमपुर का युद्ध किसके बीच
लड़ा गया बेटा। उदा और रायमल, हम्मीर और अलाउद्दीन, रतन सिंह और अलाउद्दीन, अकबर और हेमू। उदा और रायमल दोनों भाई थे बेटा, कुंभा के बेटे थे। दोनों भाइयों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ और जावर व दाड़िमपुर में इनके बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। चलो, घोसुंडी अभिलेख के बारे में कौन से कथन सत्य है? यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। यह वैष्णव या भागवत धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। उपरोक्त सभी, कौन सा उत्तर है बेटा इसका? तो मैं बता दूं आपको, इसका आंसर है डी, सभी के सभी इसमें सही हैं। इन सभी को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बेटा, आपको ये कहीं भी नहीं मिलेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से इनको आप लिख सकते हैं। चलो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। मेवाड़ के शासक पृथ्वीराज के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? अब चौहानों में भी एक पृथ्वीराज हुए थे और मेवाड़ में भी एक पृथ्वीराज हुए थे, उनके बारे में बताओ। पहला, यह रायमल का बेटा था। इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता था। इसकी छतरी कुंभलगढ़ किले में है, या उपरोक्त सभी? आंसर करें बेटा, सबके सब आंसर करें। देखो, आंसर करने में कोई भी पीछे नहीं रहेगा, सबके आंसर आ जाए बेटा। सबके आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। क्या आंसर है इसका? डी है बेटा। चलो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महाराणा सांगा के समकालीन शासक थे। दिल्ली में सिकंदर लोदी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा, मालवा में नादिर शाह खिलजी, या उपरोक्त सभी? तो महाराणा सांगा के समकालीन कौन थे बेटा? उत्तर बताओ जल्दी। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों के तीनों राणा सांगा के समकालीन थे। चलो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राणा सांगा के युद्धों का सही क्रम है? खतौली, बाड़ी या गागरोन? गागरोन, बाड़ी, खतौली, खतौली, गागरोन, बाड़ी, गागरोन, खतौली और बाड़ी। बताओ बेटा, खतौली, बाड़ी या गागरोन? तो देखो, सबसे पहले हुआ था खतौली का युद्ध। कब हुआ था? 1516 में हुआ था। फिर बाड़ी में। ये दोनों युद्ध इब्राहिम लोदी से बाबर ने लड़े थे। ये एक हुआ था 1517, 1518 और 1519, इनका पूरा क्रम है। गागरोन का युद्ध भी सबसे लास्ट में लड़ा गया। ठीक है बेटा। अब ये किस किस के बीच में लड़ा गया, इनको हम अगले सवालों के माध्यम से जानेंगे। ठीक है बेटा, सवाल बना दिए गए जिससे आपको एक एक ऑप्शन याद हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलो, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बयाना का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। खानवा का युद्ध बाबर और महमूद खिलजी के मध्य हुआ। बयाना के युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई। खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। बताओ बेटा, क्या आंसर है? बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है। अगर आप गहराई से सवाल को नहीं पढ़ेंगे तो आंसर नहीं कर पाएंगे। गहराई से पढ़ो बेटा। असत्य पूछा है, 3 कथन सही हैं और 1 कथन गलत होगा इसमें से। तो बेटा, खानवा का युद्ध बाबर और महमूद खिलजी के बीच में नहीं, बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और भारत में एक छत्र शासन हो गया था। किसका? मुगल वंश का। ठीक है बेटा। चलो, इसका आंसर क्या हो गया? बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से असत्य बताना है बेटा। खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा, जो कि सादड़ी से थे, ने युद्ध का नेतृत्व किया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा की छतरी बनी हुई है। सांगा को हिंदूपत और सैनिकों का भगनावेश उपाधियां मिली। भोजराज राणा सांगा का सबसे छोटा बेटा था, जिसका विवाह मीराबाई के साथ हुआ। असत्य कथन छांटना है बेटा। बहुत ही छोटी सी मिस्टेक इसके अंदर की गई है, किसी एक कथन के अंदर, वो आपको छांटना है। बाकी के 3 सही हैं और सभी आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। तो बेटा, भोजराज जो था राणा सांगा का सबसे बड़ा बेटा था, जिसका विवाह मीराबाई के साथ हुआ। बाकी के तीनों कथन इसमें सही है। जब राणा सांगा घायल हुए थे तो झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। मंडलगढ़ में सांगा की छतरी बनी हुई है और सांगा की उपाधियां थी हिंदूपत और सैनिकों का भगनावेश। वेरी गुड बेटा, इसका आंसर हो जाएगा डी।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बेटा ये सवाल मैंने इसलिए बनाए हैं कि सारे फैक्ट आपको याद हो जाए। जितने भी फैक्ट मेवाड़ के राजाओं से रिलेटेड हैं वो आपके सामने ज्यों के त्यों ला दिए गए हैं, आपको सवालों की फॉर्म में याद हो जाएंगे। बेटा 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। विक्रमादित्य की संरक्षिका करमवती हाड़ी रानी थी। मेवाड़ पर गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय चित्तौड़ में दूसरा साका हुआ। युद्ध के समय करमवती ने अकबर को राखी भेजी थी। बताओ बेटा, देखो 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। उस समय विक्रमादित्य शासक था और कर्मावती जो रानी थी, हाड़ी रानी जिनको बोला जाता है, वो इसकी संरक्षिका थी। तब इन्होंने रणथंभौर दे करके संधि कर ली थी, किसके साथ? बहादुर शाह के साथ। पर 2 साल बाद बहादुर शाह ने फिर से आक्रमण किया। तब रक्षा के लिए कर्मावती ने किसके पास राखी भेजी थी? हुमायूं के पास राखी भेजी थी, ना कि अकबर के पास। तो इसमें कौन सा आंसर गलत हो जाएगा? डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। और इस समय मेवाड़ में दूसरा साका हुआ था। बेटा डी इसका आंसर है। चलो बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चित्तौड़ के दूसरे साके में केसरिया किसके द्वारा किया गया? केसरिया मैंने बताया था आपको, कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि युद्ध में जो मारे जाते थे, वीर गति को प्राप्त होते थे, सेना का जो नेतृत्व कर रहे होते थे, वो क्या करते थे? केसरिया। और जो रानी थी वो क्या करती थी? जौहर करती थी। ठीक है बेटा, उसको बोला जाता था साका। तो बाघ सिंह, गोरा, बादल या झाला अज्जा। तो चित्तौड़ के दूसरे साके में बेटा किसने केसरिया किया था? बाघ सिंह ने किया था। किसने बेटा? बाघ सिंह ने किया था। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाघ सिंह की छतरी कहां पर है? पांडुपोल, नागदा, बैराठ या सिंगौली? आंसर करो बेटा सबके सब। तो बाघ सिंह की छतरी बनाई है पांडुपोल, चित्तौड़गढ़ में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरमाड़ा अजमेर का युद्ध 1557 ईस्वी में किसके बीच हुआ? उदय सिंह और हाजी खान पठान, उदय सिंह और शेरशाह सूरी, उदय सिंह और हुमायूं, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा उदय सिंह का झगड़ा किसके साथ हुआ था? झगड़ा हो गया था मारवाड़ के राजा के साथ। किसके ऊपर? कि जिसकी शादी मारवाड़ के राजा से होनी थी, उसकी शादी उनसे ना होकर के उदय सिंह से हो गई थी। इस वजह से इनमें आपस में झगड़ा हुआ था और मनमुटाव के चलते मारवाड़ के राजा ने किसका साथ दिया था? हाजी खां पठान का साथ दिया था। और वो हरमाड़ा का युद्ध उदय सिंह और हाजी खां पठान के बीच में 1557 ईस्वी में लड़ा गया था। और जो मारवाड़ के राजा कौन थे उस टाइम पे? वो थे मालदेव। ठीक है बेटा, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आंसर हो गया ए। अगला सवाल, उदयपुर की स्थापना कब हुई? तो कब हुई बेटा उदयपुर की स्थापना? 1530, 1559, 1420 या 1702? तो 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। पानेड़ा महल कहां स्थित है? जब उदयपुर की स्थापना हुई उसी समय यहां पर पानेड़ा महल बनवाए गए। किसके द्वारा? उदय सिंह द्वारा। तो कहां पानेड़ा महल है? उदयपुर में है बेटा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अकबर की किस बंदूक से जयमल घायल हुआ? बेटा संग्राम, लाखा, धावा या बंदूक? तो अकबर की संग्राम नामक बंदूक से जयमल नाम का सेनापति घायल हो गया था। बेटा उदय सिंह ने जयमल को सेनापति बना करके खुद कहां चले गए थे? गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे जब अकबर ने आक्रमण किया था। पूरी कहानी अभी सवालों के माध्यम से समझ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले सवाल में चलते हैं। चित्तौड़ में तीसरा साका कब हुआ? 1520, 1560, 1559 और 1568? तो 1568 में चित्तौड़ में तीसरा साका हुआ जब अकबर ने यहां पर आक्रमण किया। चलो अगला सवाल। चार हाथों का देवता किसे कहा जाता है? जयमल, कल्ला राठौड़, पत्ता या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बताऊं बेटा, जब जयमल घायल हो गए, अकबर ने आक्रमण जब चित्तौड़ पर किया था, तो जब घायल हो गए तो कल्ला राठौड़ ने जयमल को अपने कंधों पर बिठाया। और उस टाइम पे कल्ला राठौड़ ने कहा जाता है कि कल्ला राठौड़ ने चार हाथों से युद्ध किया था। ऊपर जयमल को बिठा रखा था और नीचे खुद युद्ध कर रहे थे। तो इसलिए उनको चार हाथों का क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। किसको? कल्ला राठौड़ को। अगला सवाल बेटा,
चित्तौड़ के तीसरे साके में किसके नेतृत्व में जौहर किया गया? श्रृंगार कंवर, फूल कंवर, पन्नाधार या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा क्या? फूल कंवर। चित्तौड़ के तीसरे साके में किसके नेतृत्व में जौहर किया गया? फूल कंवर के नेतृत्व में। तो चित्तौड़ में 3 साके हुए बेटा, तीनों साके आपको याद रखने हैं रतन सिंह के टाइम पे। दूसरा आपको पता ही है, अभी पढ़ाया आपको, और तीसरा भी ये रहा। तीनों आपको याद रखने। चलो बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अकबर ने जयमल तथा फत्ता की मूर्तियां कहां लगवाई? फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, आगरा और चित्तौड़। जब जयमल फत्ता की वीरता को देख करके अकबर प्रसन्न हुआ तो उसने कहा आगरा में जयमल और फत्ता की क्या लगवाई? मूर्तियां लगवाई बेटा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बीकानेर के जूनागढ़ किले में जयमल तथा फत्ता की मूर्तियां हैं। उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में बनी हुई है। फत्ता की छतरी रामपोल चित्तौड़ में बनी हुई है। उदय सिंह ने राणा प्रताप को अगला राजा बनाया। इसका आंसर बताओ बेटा। तो देखो इसका आंसर है डी। उदय सिंह ने राणा प्रताप जो कि बड़े बेटे थे उनको राजा ना बना करके किसको बनाया था? जगमाल को राजा बनाया था। बाद में जब लोगों ने इस चीज का विरोध किया तो कृष्णदास चूंडावत, उन्होंने राज तिलक किसका किया था? राणा प्रताप का किया था। चूंडावतों को मेवाड़ के राजा का राज तिलक करने का विशेषाधिकार मिला हुआ था। कब से? चूंडा के टाइम से, जिनको मेवाड़ का भीष्म भी कहा जाता है। राणा लाखा ने उनको विशेषाधिकार दिया था कि सलूम्बर घराने का जो सामंत होगा वो मेवाड़ का के राजा का राज तिलक करेगा। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो बेटा एक ऐसा राजा जिसके बारे में हमको हर फैक्ट याद रखने की जरूरत है, एग्जामिनर कभी भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो वो है महाराणा प्रताप, जिनकी वीरता की गाथाएं आज भी हमारे बीच गाई जाती हैं, जिन्होंने मरते दम तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। एक महान शासक, मेवाड़ का एक वीर साहसी योद्धा महाराणा प्रताप, उनका जन्म आपको जरूर याद रखना है। तो इसका आंसर बेटा क्या है? बताओ जल्दी फटाफट। तो इसका आंसर है बेटा सी। 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला सवाल बेटा, महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था? चित्तौड़ में, उदयपुर में, कुंभलगढ़ में या भीलवाड़ा में? बेटा आंसर है इसका कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था? कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। अगला सवाल, प्रताप का पहला राज तिलक कहां हुआ? तो प्रताप का राज तिलक कहां? कुंभलगढ़, गोगुंदा, भीलवाड़ा या बांसवाड़ा? तो इनका पहला राज तिलक गोगुंदा में हुआ था। ठीक है बेटा, दूसरा राज तिलक इनका कुंभलगढ़ में विधिवत किया गया था। अगला सवाल, अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजे गए व्यक्तियों का सही क्रम है? जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। जलाल खां, मान सिंह, टोडरमल, भगवंत दास, मान सिंह, टोडरमल, जलाल खां, भगवंत दास, मान सिंह, टोडरमल, भगवंत दास, जलाल खां। तो बेटा सबसे पहले अकबर ने अपने सेनापति को भेजा जलाल खां को। फिर जब जलाल खां की बात महाराणा प्रताप ने नहीं मानी तो किसी ने सलाह दी कि यार इनके यहाँ का जो आदमी है कोई, उसको भेजा जाए, जो भारत का खुद का आदमी है, जो राजा है, उसको भेजा जाए। तो अकबर के यहाँ पे एक विश्वसनीय अकबर का जो आदमी था वो मान सिंह था, आमेर का राजा, उसको वहां भेजा। जब मान सिंह की बात भी नहीं मानी तो अकबर ने सोचा चलो युवा जोश, युवा खून भगवंत दास को भेजा जाए, शायद भगवंत दास की बात मान ले। और भगवंत दास जब पहुंचे तो भगवंत दास की बात भी उन्होंने नहीं मानी। फिर किसको भेजा गया? टोडरमल को भेजा गया बेटा। और चारों को के प्रस्तावों को महाराणा प्रताप ने अस्वीकार कर दिया। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है? हल्दी घाटी नामक स्थान कहाँ है? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा। कहाँ है बेटा? हल्दी घाटी नामक स्थान कहां पर है बेटा? तो वो है राजसमंद में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हल्दी घाटी युद्ध से पहले मुगल सेना कौन से गांव में रुकी? लोसिंग, मोलेला, तोपरा, जनुथर। बताओ बेटा कौन से गांव में रुकी? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? मोलेला नामक गांव में मुगल सेना रुकी थी। और लोनसिंग नामक गांव में कौन किसकी? राणा प्रताप की सेना रुकी थी। अगले सवाल का जवाब देखिए। प्रताप के घायल होने पर किसने युद्ध का नेतृत्व किया? झाला अज्जा, झाला बीदा या झाला मान भी कहते थे इनको, मेहतर खां या चेतक।
तो बेटा झाला अज्जान सांगा के समय किया था नेतृत्व, और झाला बीदा ने किसके टाइम पे किया था? राणा प्रताप के टाइम पे किया था। आंसर हो जाएगा बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में किसने प्रताप की तरफ से भाग लिया था? कृष्णदास चूडावत सलूम्बर, हकीम खां सूर अफगान सरदार, पूंजा भील भीलों के सरदार। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बेटा अगला सवाल देखते हैं। बेटा चेतक घोड़े की छतरी कहां बनी है? डी बलीचा, अर्थूना, कोटड़ा। तो बेटा चेतक घोड़े की छतरी बनी है बलीचा में। कहां? बलीचा में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आसुमेलित बताइए। इतिहासकार थे और हल्दी घाटी के युद्ध को इन्होंने क्या क्या कहा है? अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध, जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन, आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध। तो इसमें से गलत कथन बताना है बेटा। तो जेम्स टॉड ने मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा था। किसको? हल्दी घाटी के युद्ध को। और मेवाड़ का मैराथन कहा था दिवेर के युद्ध को। किसको? दिवेर के युद्ध को। अगला सवाल देखते हैं बेटा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले सवाल में देखते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की तरफ से भाग लेने वाले हाथियों का क्या नाम था? नत्था और कचरा, ढोलू और मोलू, लूणा व राम प्रसाद, चेतक व रामू। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी, लूणा व राम प्रसाद नामक हाथियों ने प्रताप की तरफ से भाग लिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रताप के राम प्रसाद नामक हाथी को अकबर ने क्या नाम दिया? पीर प्रसाद, रवि प्रसाद, केहरी प्रसाद या मनु प्रसाद। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? पीर प्रसाद, ए। अकबर ने राम प्रसाद नामक हाथी को क्या नाम दिया था? पीर प्रसाद नाम दिया था, जो कि प्रताप का हाथी था। अगला सवाल बेटा, 1576 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करके किस जगह का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया? तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। उदयपुर का नाम बदलकर अकबर ने मोहम्मदाबाद कर दिया था। अगला सवाल बेटा, दिवेर राजसमंद के युद्ध जेम्स टॉड ने क्या नाम दिया है? दिवेर के युद्ध को तो अभी आपको बताया, मेवाड़ का क्या दिया है? मैराथन। और मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है किसको? हल्दी घाटी के युद्ध को। अगला सवाल बेटा, अकबर की तरफ से मेवाड़ पर अंतिम आक्रमण कब किया गया? 1575, 1585, 1590 और 1595। कब किया गया बेटा? 1585 ईस्वी में अकबर की तरफ से मेवाड़ पर अंतिम आक्रमण किया गया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रताप ने आमेर रियासत का मालपुरा टोंक छीन लिया था। प्रताप ने मालपुरा में झालरा तालाब तथा नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया। प्रताप ने चावंड उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया, या उपरोक्त सभी। बेटा सभी आंसर करेंगे, सबके सब। देखो थको मत बेटा, हारा वही जो लड़ा नहीं। बेटा हारता वही है जो लड़ता नहीं है। जिसने संघर्ष ही नहीं किया उसका जीतना नामुमकिन है। घर बैठे सफलता आपके बिल्कुल नहीं आएगी। आपको तपना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। खुद से लड़ो बेटा, खुद से, और जीतोगे उसी दिन जिस दिन तुमने खुद की मन पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसको अपनी पढ़ाई में लगा दिया। बेटा इसका आंसर हो जाएगा डी। बेटा सभी ये सभी सही है, आप इनको याद कर लो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रताप ने चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। चावंड से मेवाड़ की स्वतंत्र चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ। प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर में स्थित है, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा कथन सही है बेटा इसमें? तो सारे के सारे कथन इसमें सही है। ये आपको याद कर लेने हैं ज्यों के त्यों। और इसी तरह से बेटा आज की क्लास खत्म होती है। आप लगातार हमारी क्लासों के साथ बने रहिए, देखना इसका एकदम पॉजिटिव रिजल्ट एक दिन आपको मिलेगा। आप खुद आश्चर्यचकित होंगे जिस दिन पेपर में बैठेंगे कि हमारे जो हमने सर के साथ जो टेस्ट सीरीज लगाई थी उसका फायदा हमको कितना मिल रहा है। और ज्यादा से ज्यादा वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसी तरह की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं तो अंबा माता मंदिर के सामने आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में वागड़ एकेडमी में आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बेहतर के बेहतर टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाएगी और आपकी हर तरीके से मदद की जाएगी। बेटा आप केवल वागड़ एकेडमी के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।